लंदन शहर के 15 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में पड़ती है एक जगह जिसका नाम है वेम्बली। वेम्बली के ही घर में सो रही जेराल्डीन थॉम्सन की 11 मई 2006 को आधी रात अचानक जाग खुली। उसको अपने घर के सामने से ही गुजरती गली में से एक औरत के चिल्लाने की आवाज सुनी और फिर जैसे ही जेराल्डीन अपने घर वाले लूका के साथ दरवाजा खोलकर गली में गई, वहां पर घर के दरवाजे के बिल्कुल सामने लहूलुहान एक औरत पड़ी हुई थी। इन दोनों के द्वारा सबसे पहले इस औरत के लिए एक एम्बुलेंस कॉल की गई और एम्बुलेंस के वहां पहुंचने तक ये दोनों जो भी कर सकते थे उन्होंने इस औरत की मदद करने के लिए किया। लेकिन टाइम पर एम्बुलेंस के वहां पर पहुंच जाने के बावजूद ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होने के कारण इस औरत की जान नहीं बचाई जा सकी और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही इस औरत ने दम तोड़ दिया। जेराल्डीन और लूका दोनों ने ही पुलिस को दिए गए अपने बयान में हमलावर को क्राइम सीन से भागते हुए देखने की बात बताई, लेकिन इस आदमी ने अपने सिर के ऊपर हुड पहनी हुई थी जिस कारण उसकी शक्ल नहीं देखी जा सकी। पुलिस को विक्टिम की आइडेंटिफिकेशन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि ये औरत पुलिस के लिए ही वॉलंटियर कांस्टेबल की जॉब करती थी और इस औरत का नाम था निशा पटेल नाजरी और उम्र सिर्फ 29 साल। निशा पटेल के ऊपर हमला चाकू से किया गया था और जिस वक्त की ये बात है उस वक्त लंदन और उसके आसपास के इलाकों में पुलिस वालों के ऊपर चाकू से किए जाने वाले हमले बहुत आम हो चुके थे, जिस कारण पुलिस डिपार्टमेंट को लगा कि शायद निशा पटेल के ऊपर हुआ हमला भी इसी ट्रेंड का एक हिस्सा है। लेकिन जैसे जैसे इस केस की इन्वेस्टिगेशन डेवलप हुई, निशा पटेल के ऊपर किए गए इस अटैक के पीछे कई पॉसिबल कारण निकल के सामने आए और यहाँ तक कि इन्वेस्टिगेटर्स ने निशा पटेल के बारे में भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन अनकवर की जिसको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाने के बाद भी कई साल तक पब्लिक नहीं किया गया। कौन था निशा पटेल को कत्ल करने वाला और क्या निशा पटेल के ऊपर किया गया हमला सिर्फ एक रैंडम अटैक था या किसी के द्वारा उसकी मौत को प्लान किया गया? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। निशा पटेल और उसके भाई केतन पटेल का जन्म इंग्लैंड से 60 किलोमीटर दूर पड़ते लूटन में हुआ, लेकिन बहुत छोटी उम्र में ही इनके माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के बेहतर अवसर देने के लिए लंदन के पास मूव होने का फैसला किया। साल 2006 में जब निशा पटेल का कत्ल किया गया, उस वक्त वो वेम्बली में ही एक बहुत ही सक्सेसफुल हेयर सैलून का बिजनेस रन करती थी, पर साथ ही कम्युनिटी माइंडेड होने के कारण लोकल पुलिस डिपार्टमेंट के साथ वॉलंटियर कांस्टेबल की जॉब शुरू कर दी थी। वो अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालकर हर हफ्ते कुछ घंटे इस काम को देती। ये एक वॉलंटियर रोल होने के कारण उसको इस काम के पैसे भी नहीं मिलते थे, लेकिन निशा पटेल के द्वारा इस काम को अपनी सिविक ड्यूटी समझकर किया जाता। लेकिन आगे की पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसी बातें निकल के सामने आई जिनसे यह पता लगता था कि अपनी मौत से कुछ साल पहले निशा पटेल के द्वारा अपनी इस वॉलंटियर कांस्टेबल की जॉब को अपने पर्सनल फायदे के लिए भी इस्तेमाल किया गया था। साल 2001 के आसपास निशा की अपने कुछ फ्रेंड्स के थ्रू ही एक फैदी नाजरी नाम के आदमी के साथ मुलाकात हुई। फैदी का जन्म तो लेबनान के शहर बेरूत में हुआ था, पर वो बहुत ही छोटी उम्र में अपने सारे परिवार के साथ यूके आकर रहने लगा और जिस वक्त साल 2001 में उसकी निशा पटेल के साथ मुलाकात हुई, उस वक्त फैदी के द्वारा अपना खुद का एक लग्जरी टैक्सी बिजनेस रन किया जाता था। अपनी पहली मुलाकात के बाद ही इन दोनों ने अपने इस रिलेशनशिप को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। साल 2003 में इन दोनों ने एक साथ रहना शुरू किया और फिर इसके बाद जल्दी ही इन दोनों ने शादी भी करवा ली। अब अपनी शादी के बाद इन दोनों ने सेवंथ हेवन नाम की एक एस्कॉर्ट सर्विस शुरू की। यह एक तरह का प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस था और इन दोनों के द्वारा ये बहुत ही क्वेश्चनेबल बिजनेस शुरू करने का आइडिया फैदी के दिमाग से पैदा हुआ, क्योंकि वो निशा को मिलने से कुछ साल पहले एक इसी तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व रह चुका था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि निशा पटेल के द्वारा अपने इसी एस्कॉर्ट सर्विस बिजनेस में अपनी वॉलंटियर पुलिस कांस्टेबल की पोजीशन का गलत फायदा उठाकर कुछ कस्टमर्स को डराया धमकाया जाता था। उसने अपने इस बिजनेस से जुड़े हुए कुछ लोगों को ये बताया था कि उसके लोकल पुलिस में बहुत ही ऊपर तक लिंक हैं, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आगे चलकर किसी भी और पुलिस ऑफिसर की इन्वॉल्वमेंट इस बिजनेस में नहीं पाई गई। यानी निशा पटेल के द्वारा झूठ बोलकर अपने कस्टमर्स को डराया जाता था। यहाँ पर निशा के द्वारा अपनी पुलिस कांस्टेबल की पोजीशन का गलत इस्तेमाल किए जाने के कारण उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा चुका था। और अब साल 2006 में निशा का कत्ल होने के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स को इस बात का भी शक था कि शायद उसका कत्ल इसी एस्कॉर्ट सर्विस बिजनेस के साथ लिंक हो सकता है। पुलिस के द्वारा इस एंगल पर इन्वेस्टिगेशन भी की गई, लेकिन उनके द्वारा अपनी इस लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन को कभी भी पब्लिक के सामने डिस्क्लोज नहीं किया गया। अब साल 2004 में फैदी और निशा पटेल के द्वारा अपने इस एस्कॉर्ट बिजनेस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और इसके बाद फैदी के द्वारा एक लिमोजिन हायर बिजनेस शुरू किया गया। अपने इस नए बिजनेस के लिए उसने शुरुआत में ही बहुत महंगी महंगी गाड़ियां खरीदी और इन्हीं गाड़ियों में से एक थी स्ट्रेच हमर।
अकेली इस एक गाड़ी की कीमत थी 80,000 पाउंड। जो लोग इन दोनों को बहुत करीब से जानते थे उनका कहना था कि ये दोनों ही बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ चुके थे। फैदी के द्वारा नए बिजनेस के लिए खरीदी गई गाड़ियों के लोन के साथ साथ इन दोनों के ऊपर एक घर का लोन भी था। लेकिन इस नए शुरू किए गए बिजनेस से इनकम उतनी नहीं जनरेट हो पा रही थी जितनी फैदी और निशा पटेल ने उम्मीद की थी, जिस कारण अब घर का सारा खर्चा निशा पटेल के हेयर ड्रेसिंग बिजनेस से ही चलता था। अब यहाँ पर घर की फाइनेंशियल सिचुएशन तो इन दोनों के बीच में एक टेंशन का कारण बन ही रही थी। साथ ही इन दोनों के बीच में एक और ऐसा डिसएग्रीमेंट था जिसको लेकर ये दोनों कई बार आर्ग्यूमेंट कर चुके थे। निशा पटेल अपनी शादी के कुछ टाइम बाद ही प्रेग्नेंट होना चाहती थी, लेकिन फैदी का कहना था कि वो दोनों सबसे पहले अपना बिजनेस सेटअप करें और घर की हालत फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद ही बच्चा पैदा करने की बात सोची जा सकती थी। लेकिन यहाँ पर फैदी के द्वारा बच्चा पैदा करने में डिले किए जाने के पीछे एक और ऐसा कारण था जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया। अब पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी थी और उनकी सबसे पहली थ्योरी थी कि शायद निशा पटेल का कत्ल उसको लूटने की कोशिश करने के दौरान हुआ, क्योंकि जिस वक्त की ये बात है उस वक्त लंदन के आसपास के इलाकों में नाइफ अटैक्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे और इसके साथ ही फैदी ने अपने बिजनेस के लिए जो लग्जरी गाड़ियां खरीदी थी वो भी घर के बाहर स्ट्रीट पर ही पार्क की जाती थी, जिस कारण पुलिस को इस बात का भी शक था कि शायद चोरों के द्वारा इन्हीं गाड़ियों को चोरी करने की कोशिश की गई हो सकती है। और जब निशा ने इन चोरों को रोकने की कोशिश की तब उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया गया। इस केस को लेकर मीडिया की शुरुआती रिपोर्टिंग भी इसी लूटपाट के एंगल के ऊपर फोकस थी, पर तभी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में इस बात का पता चला कि निशा के कत्ल से पूरे 5 दिन पहले 2 लोगों ने उसके घर में घुसने की कोशिश की थी और निशा के द्वारा उसी वक्त पुलिस को कॉल भी की गई थी। उस दिन ये लोग ना ही निशा के घर के अंदर एंट्री ले पाए और ना ही पुलिस के द्वारा इनकी पहचान की जा सकी। इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई कि निशा पटेल के घर की रसोई में से एक चाकू गायब था और उसी इलाके के ड्रेन चेक करने के दौरान पुलिस के द्वारा इस चाकू को बरामद भी कर लिया गया। पुलिस को मिले इस चाकू को लैब में टेस्ट के लिए भेज दिया गया और लैब रिपोर्ट में इस चाकू के ऊपर 2 अलग अलग तरह के ब्लड ट्रेसेस मिले। इनमें से एक था निशा पटेल का और दूसरा ब्लड ट्रेस किसी अनजान आदमी का था। पुलिस को पूरा यकीन था कि ये अनआइडेंटिफाइड ब्लड ट्रेस उस इंसान का हो सकता है जिसने निशा को कत्ल किया, लेकिन पुलिस को अपने डाटाबेस में इस डीएनए का कोई भी मैच नहीं मिला। पुलिस ने अब इस केस को सॉल्व करने के लिए पब्लिक की हेल्प मांगी और पुलिस के द्वारा कोई ठोस इन्फॉर्मेशन देने वाले को 30,000 पाउंड का रिवॉर्ड देने की भी घोषणा की गई। इन्वेस्टिगेटर्स ने निशा के घर के आसपास जितने भी लोग रहते थे उन सभी की स्टेटमेंट्स दर्ज की और उसके घर वाले फैदी के द्वारा भी मीडिया में जाकर लोगों से हेल्प की अपील की गई। पुलिस की कोशिशों के बावजूद अगले कुछ महीने इस केस में कोई भी खास हलचल नोट नहीं की गई, पर फिर पुलिस को क्राइम सीन के पास ही लगे एक कैमरे से एक सीसीटीवी फुटेज में एक गाड़ी दिखाई दी, जिस पर पुलिस को शक था कि ये निशा पटेल के कत्ल के साथ लिंक हो सकती है। यह सीसीटीवी कैमरा उसी जगह पर लगा था जहां पर पुलिस को कत्ल में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद हुआ था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई गाड़ी की नंबर प्लेट रीड करने की कोशिश की, लेकिन फुटेज क्लियर ना होने के कारण गाड़ी का नंबर कभी भी पता नहीं किया जा सका। पर इस गाड़ी के कुछ ऐसे फीचर्स थे जो इसको सेम मॉडल की बाकी गाड़ियों से थोड़ा अलग बनाते थे और इन्वेस्टिगेटर्स ने गाड़ी के इन्हीं फीचर्स का इस्तेमाल करके गाड़ी के ओनर को आइडेंटिफाई कर लिया। ये गाड़ी किसी महिला के नाम पर रजिस्टर थी और जब पुलिस ने इस महिला से पूछताछ की तब उसने बताया कि जिस दिन की ये बात है उस दिन ये गाड़ी उसके बॉयफ्रेंड टोनी इमैनुअल के पास थी। और अब इस केस में टोनी इमैनुअल का नाम सामने आते ही इस कत्ल कांड की परतें बहुत ही तेजी से खुलनी शुरू हुई। अब इन्वेस्टिगेटर्स ने उसी वक्त इस टोनी इमैनुअल नाम के आदमी को ढूंढकर पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया और पुलिस के द्वारा की गई शुरुआती क्वेश्चनिंग में टोनी इमैनुअल ने निशा पटेल के कत्ल के बारे में कोई भी जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। पर जैसे ही पुलिस ने अपने सवालों से टोनी इमैनुअल के ऊपर प्रेशर बढ़ाना शुरू किया, वो इस बात को मान गया कि जिस दिन निशा का कत्ल हुआ था उस दिन वो क्राइम सीन के पास ही मौजूद था, लेकिन उसको किसी और के द्वारा अपनी गाड़ी में वहां मौजूद रहने के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई थी और उसे बताया गया था कि उसको उस लोकेशन पर 2 आदमी मिलेंगे और उसने इन दोनों आदमियों को पहले से ही तय की हुई जगह पर ड्रॉप करना है। जिन 2 आदमियों को टोनी इमैनुअल ने पिक करना था उनमें से एक का नाम था रॉजर लेस्ली और दूसरे का नाम था जेसन जोन्स। अब निशा पटेल के 7 महीने बाद पुलिस इस केस में 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी थी और यहाँ पर उनका सबसे पहला कदम था निशा के कत्ल में इस्तेमाल किए गए चाकू के ऊपर से मिले डीएनए को इन 3 आदमियों के डीएनए के साथ कंपेयर करना और फिर डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट से ये क्लियर हो गया कि चाकू के ऊपर से मिला डीएनए गिरफ्तार किए गए आदमी जेसन जोन्स का था।
अब पुलिस को इस बात का यकीन हो चुका था कि उन्होंने कत्ल करने वालों को तो गिरफ्तार कर लिया है और अब उन्होंने इस बात का पता लगाना था कि आखिर निशा पटेल इन 3 लोगों के निशाने पर क्यों थी। पुलिस ने सबसे पहले इन तीनों के मोबाइल फोन्स को अपने कब्जे में लेकर फोन के ऊपर होने वाली एक एक हलचल का रिकॉर्ड चेक करना शुरू किया और इन तीनों के ही फोन लॉग्स इस बात को क्लियर करते थे कि निशा के कत्ल से पहले के कुछ हफ्तों में इन 3 लोगों ने एक दूसरे से कई बार फोन पर और मैसेजेस के थ्रू बात की। पर यहाँ पर एक चौथा आदमी भी था जो इन 3 आदमियों में से एक के कांटेक्ट में था और ये आदमी था निशा पटेल का घरवाला फैदी नाजरी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि फैदी नाजरी का रॉजर लेस्ली के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट था और रॉजर लेस्ली ने ही टोनी इमैनुअल और जेसन जोन्स को इस काम के लिए रिक्रूट किया। और अब निशा पटेल के कत्ल के पूरे 9 महीने बाद पुलिस ने फरवरी 2007 में उसके घरवाले फैदी नाजरी को भी गिरफ्तार कर लिया। अब इन्वेस्टिगेटर्स के सामने अगला बड़ा सवाल था कि आखिर निशा पटेल को कत्ल किए जाने के पीछे मोटिव क्या था। और यहाँ पर फैदी नाजरी की गिरफ्तारी के बाद शायद इस सवाल का जवाब ढूंढना इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि अब पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स फैदी नाजरी का सारा पुराना रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते थे। जो सबसे पहली बात उनको पता चली वो ये थी कि फैदी नाजरी का कार रेंटल बिजनेस घाटे में चल रहा था और जिन लोगों से उसने पैसे उठाकर ये बिजनेस शुरू किया वो लोग अब अपना पैसा वापस मांग रहे थे और ये कुछ ऐसे लोग थे जिनको पैसा वापस ना मिलने पर फिजिकल वायलेंस करने से भी पीछे नहीं रहते थे। लेकिन अब निशा की मौत के बाद शायद फैदी नाजरी की सारी मुश्किलों का हल निकलने वाला था, क्योंकि निशा पटेल के नाम पर एक लाइफ इंश्योरेंस थी और अब उसकी मौत के बाद ये 3.5 लाख पाउंड की लाइफ इंश्योरेंस फैदी नाजरी को मिलने वाली थी। यहाँ पर निशा की मौत के बाद फैदी को मिलने वाला फाइनेंशियल बेनिफिट इस केस में कत्ल के पीछे का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोटिव बन चुका था। लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया, निशा पटेल के कत्ल के पीछे एक और कारण निकल के सामने आता है। इन्वेस्टिगेटर्स को फैदी के फोन की जांच करते हुए उसमें से एक लॉरा नाम की औरत के मैसेजेस मिले। लॉरा एक लिथुएनियन औरत थी जो लंदन में ही एक प्रोस्टिट्यूट का काम करती थी और सेंट्रल लंदन के जिस ब्रॉथल में लॉरा काम करती थी फैदी उस ब्रॉथल का रेगुलर कस्टमर था और फिर धीरे धीरे फैदी नाजरी एक कस्टमर से लॉरा का बॉयफ्रेंड बन गया और यहीं से शुरुआत हुई फैदी नाजरी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। इन्वेस्टिगेटर्स के पास अब निशा पटेल के कत्ल के लिए 2 अलग अलग मोटिव मौजूद थे, जिससे फैदी नाजरी के खिलाफ उनका केस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में जेसन जोन्स एक नाइट क्लब में बाउंसर की जॉब करता था। उसने पुलिस को दिए गए अपने बयान में बताया कि उन लोगों ने 6 मई 2006 को भी निशा के घर एंट्री करने की कोशिश की थी, लेकिन उस दिन घर के दरवाजे अच्छी तरह लॉक होने के कारण वो एंटर नहीं कर पाए। लेकिन अब 11 मई 2006 को ये लोग दोबारा निशा के ऊपर अटैक करने का फैसला करते हैं और इस बार फैदी नाजरी के द्वारा घर की एक चाबी जेसन जोन्स को पहले ही दे दी गई थी, जिस कारण इस बार इन लोगों को घर में घुसने में कोई भी परेशानी नहीं आई। इस बार जब ये लोग घर के अंदर एंटर हुए तो उन्होंने देखा कि निशा घर के किचन में ही चॉकलेट फाउंटेन प्रिपेयर कर रही थी। निशा ने इन लोगों को देखते ही वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि निशा वहां से भाग पाती, जेसन जोन्स ने किचन में से ही एक चाकू को उठाकर निशा के ऊपर अटैक कर दिया। यहाँ पर हैरानी वाली बात ये थी कि निशा के ऊपर सिर्फ एक बार अटैक किया गया था, लेकिन उसकी एक टांग के ऊपर बहुत गहरा जख्म हो जाने के कारण खून बहुत जल्दी उसकी बॉडी से बहने लगा। फिर किसी तरह निशा इन लोगों से पीछा छुड़ाकर घर से बाहर निकलने में कामयाब हो गई और जैसे ही निशा ने अपनी गली में चिल्लाते हुए दौड़ना शुरू किया, कुछ टाइम के लिए इन किलर्स के द्वारा उसको फॉलो किया गया। लेकिन जब निशा ने घर के एक पड़ोसी का दरवाजा खटखटाना शुरू किया तब ये लोग वहां से भाग गए। निशा पटेल के पड़ोस में रहने वाले जेरल्डीन और लुका ने अपनी तरफ से निशा को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके ऊपर चाकू से किए गए हमले में कोई मेजर नस कट जाने के कारण खून का बहाव बहुत तेज था और एम्बुलेंस के वहां टाइम पर पहुंच जाने के बावजूद निशा पटेल की जान नहीं बचाई जा सकी। अब इस केस का ट्रायल साल 2008 में लंदन के कोर्ट ओल्ड बेली में शुरू हुआ। गिरफ्तार किए गए चारों ही लोगों ने कोर्ट के सामने अपने आप को नॉट गिल्टी बताया। सबसे पहले इस केस में गिरफ्तार किए गए गाड़ी के ड्राइवर टोनी इमैनुअल का कहना था कि उसको इस कत्ल के बारे में जानकारी ही नहीं थी। जेसन जोन्स ने उसको ये कहकर वहां पर बुलाया कि उसको एक ड्रग डील के लिए इस्तेमाल किया जाना है। रॉजर लेस्ली का बयान भी टोनी इमैनुअल के बयान से मिलता जुलता था। उसका कहना था कि जिस दिन निशा पटेल का कत्ल हुआ वो क्राइम सीन के पास मौजूद जरूर था, लेकिन वो क्राइम सीन के पास उस दिन फैदी नाजरी के कहने पर उसकी लिमोजीन से ड्रग्स को कलेक्ट करने गया था।
इसके बाद जेसन जोन्स, जो पहले ही पुलिस को सारी कहानी बता चुका था, अब जज के सामने उसने पुलिस को दी गई अपनी स्टेटमेंट को विड्रॉ कर लिया। और अब उसका कहना था कि जिस दिन निशा पटेल का कत्ल हुआ उस दिन वो वेम्बली में ही मौजूद नहीं था। और निशा पटेल के घर वाले फैदी नाजरी का कहना था कि ना ही उसने निशा पटेल का कत्ल ऑर्गेनाइज किया और ना ही उसको इन 3 लोगों के द्वारा बनाए गए किसी भी प्लान की कोई जानकारी है। यहाँ पर फैदी नाजरी अपने आप को इस केस में से क्लियर करने के लिए बाकी 3 लोगों को ब्लेम कर रहा था। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने अभी तक जो भी सबूत इस केस में इकट्ठे किए थे, उसके बाद पुलिस को इन चारों की कन्फेशन स्टेटमेंट की कोई भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि इन लोगों के बीच में होने वाली बातचीत और निशा के कत्ल से पहले इन लोगों की मूवमेंट पुलिस को मिले एविडेंस के साथ अलाइन करती थी। इन चारों के ही मोबाइल फोन रिकॉर्ड इनको आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते थे। और जिस चाकू से निशा पटेल का कत्ल किया गया उसके ऊपर से जेसन जोन्स का डीएनए भी मिला था। और फिर प्रोसिक्यूटर के द्वारा कोर्ट के सामने इस कत्ल के पीछे के मोटिव को रखा गया। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि फैदी नाजरी एक तो निशा पटेल के कत्ल के बाद उसके नाम पर 3.5 लाख पाउंड की इंश्योरेंस क्लेम करके अपने सिर के ऊपर पड़ा कर्जा उतारना चाहता था। और निशा पटेल को कत्ल किए जाने के पीछे दूसरा कारण था फैदी नाजरी का लौरा नाम की एक प्रोस्टिट्यूट के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। फैदी नाजरी निशा को कत्ल करने के बाद लौरा से शादी करना चाहता था और इन दोनों ने जो टेक्स्ट मैसेज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किए वो इस बात को प्रूव करते थे। अब जिस वक्त ये ट्रायल चल रहा था, न्यूज मीडिया में एक और खबर वायरल हो जाती है और ये खबर थी फैदी नाजरी के पिता फारूक नाजरी के बारे में। साल 2001 में फारूक नाजरी की गर्लफ्रेंड और उसके 7 साल के बच्चे की घर में लगी आग के कारण मौत हो चुकी थी। और इन्वेस्टिगेशन ये बताती थी कि फारूक नाजरी ने अपनी गर्लफ्रेंड और उसके बच्चे को कत्ल करने के लिए खुद घर में आग लगाई। लेकिन इससे पहले कि उस केस का फैसला आता, फारूक नाजरी के द्वारा जेल में ही आत्महत्या कर ली गई। फैदी नाजरी के पिता के बारे में सामने आई यह इन्फॉर्मेशन कोर्ट में तो पेश नहीं की जा सकती थी, लेकिन इस केस का फैसला जूरी मेंबर्स ने करना था। और फैदी नाजरी के पिता के बारे में ये इन्फॉर्मेशन सामने आने से यह पता चलता था कि फैदी नाजरी के परिवार में वायलेंस की एक हिस्ट्री रही है और फैदी नाजरी भी अपने फायदे के लिए किसी का कत्ल करने के लिए कैपेबल था। फिर इस केस का ट्रायल मई 2008 के आखिरी हफ्ते में खत्म हुआ और जूरी मेंबर्स ने अपने फैसले तक पहुंचने में पूरे 7 दिन लगाए। यहाँ पर फैसला लेने में इतना लंबा टाइम इसलिए लगा क्योंकि इस केस में 4 लोगों पर एक साथ ट्रायल चलाया गया था और यहाँ पर जूरी को फैसला करना था कि आखिर इन 4 लोगों को कितनी कितनी सजा दी जाए। जूरी मेंबर्स के द्वारा इस केस में गाड़ी के ड्राइवर टोनी इमैनुअल को छोड़ के बाकी तीनों लोगों को निशा के कत्ल के लिए दोषी पाया। उनका कहना था कि जो भी सबूत टोनी इमैनुअल के खिलाफ कोर्ट में पेश किए गए हैं वो उसका जुर्म साबित करने के लिए काफी नहीं थे। और फिर जज पीटर बोमॉन्ट के द्वारा फैदी नाजरी, जेसन जोन्स और रॉजर लेस्ली को एक एक करके सजा सुनाई गई। जज के द्वारा इन तीनों को ही उम्र कैद की सजा दी जाती है, लेकिन फैदी नाजरी और जेसन जोन्स का नॉन पेरोल पीरियड रखा गया 20 साल और रॉजर लेस्ली को कम से कम 18 साल जेल में काटने पड़ेंगे। अब साल 2026 में इस केस को 20 साल पूरे हो चुके हैं और साल 2027 की शुरुआत में ये तीनों ही लोग पैरोल के लिए एलिजिबल होंगे। पर क्या कोर्ट के द्वारा इन तीनों को पैरोल दी जाएगी, ये टाइम ही बताएगा। इस वक्त तक ये तीनों अभी भी जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। तो ये थी कहानी एक वॉलंटियर कांस्टेबल निशा पटेल की, जो अपना एक खुद का बिजनेस चलाने के साथ साथ सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट करना चाहती थी और कहीं ना कहीं उसकी लाइफ एक सही रास्ता पकड़ चुकी थी। पर फिर निशा पटेल की मुलाकात हुई फैदी नाजरी के साथ, जो पहले ही अपनी लाइफ में कई अलग अलग तरह के इलीगल काम कर चुका था। और फैदी नाजरी की संगत में आने के बाद निशा पटेल के द्वारा भी कुछ क्वेश्चनेबल फैसले लिए गए। निशा पटेल को अपनी मौत तक इस बात का पता नहीं था कि फैदी नाजरी का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। हो सकता था कि अगर उसको टाइम पर इस बात का पता चल जाता तो वो इस आदमी से अलग होकर अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू कर पाती। इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई कि निशा पर हुए हमले से 5 दिन पहले जब कुछ लोगों ने रात को उसके घर में घुसने की कोशिश की, तब निशा बहुत डर जाती है और उसने अपने घर वाले फैदी नाजरी को घर में CCTV कैमरास इंस्टॉल करने के लिए कहा। लेकिन उसको इस बात का जरा भी आइडिया नहीं था कि जिस आदमी के ऊपर वो अपने आप को सेफ रखने के लिए भरोसा कर रही है, वही आदमी अगले कुछ दिनों में उसको कत्ल करने का प्लान कर चुका था। अब इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। आप इस केस पर अपनी राय कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।